अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर एवोल्यूशन को फ्रॉम क्लास 12। तो अपने इस लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बेटा, एवोल्यूशन बोलते किस चीज़ को है? प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इन्वॉल्व्स अ ग्रेजुअल चेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी वक्त के साथ साथ जो ऑर्गेनिजम्स में तब्दीलियाँ आ रही हैं उसे हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, एवोल्यूशन है। और ये ग्रेजुअल चेंज होता है, ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई चेंज आ जाए। ठीक है, इसमें जो है सदियाँ लग जाती हैं और उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिजम्स में चेंज आता है। और चेंज कैसे आता है? वो आता है essentially it means that the present day organisms have arisen from ancestor that were simple in organization। अब बच्चों बात क्या कर रहा है कि पहले जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे हम मानते हैं कि पहले प्रोक्रियोट्स थे, उसके बाद जो कि बिल्कुल ही सिंपल थे, सिंगल सेल्ड थे, फिर यूकैरियोटिक सेल बने, वो भी पहले सिंपल थे, फिर कॉम्प्लेक्स उनका स्ट्रक्चर हो गया। तो इवोल्यूशन की वजह से ही जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बने। पहले बहुत हमारे जो एंसेस्टर्स थे, इवोल्यूशन का मानना है कि वो बहुत सिंपल सेल से बने हुए थे। अब इवोल्यूशन पर काफ़ी थ्योरीज दी गई है जो कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बात ये आती है कि इवोल्यूशन जो आई है या ये थ्योरीज़ आई हैं, इनके पीछे जो है पहले थ्योरीज़ देख लेते हैं। थ्योरीज़ ऑफ स्पेशल क्रिएशन, अब ये जो है बिफोर 17th सेंचुरी वाइडली एक्सेप्टेड थी कि एक सुपर पावर होती है, डिवाइन होता है, जैसे हम बोलते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जो है खलक किया है। इससे ही थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या बोलती है कि जो भी जानदार है ना, वो एक सुपर पावर ने जो है वो क्या किए हैं, क्रिएट किए हैं। और ये जो सारी चीज़ें ऐसी ही थी। ये थ्योरी ये नहीं बोलती कि पहले सिंपल चीज़ें थी, कॉम्प्लेक्स हुई। ठीक है, ये क्या कहती है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बनाया है। और इस जो थ्योरी को जो है वो सपोर्ट करते हैं कौन? एक तो कार्योलस लियोनस, आपने इनका नाम याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज इस टाइप कहा जाता है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को सपोर्ट कौन करते थे। और दूसरा है स्यूरस, आपने ये दो नाम याद रखने हैं, इसमें बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और है क्या? गॉड क्रिएटेड ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है जी, यही पॉइंट है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की। एक तो अल्लाह पाक ने जो है या फिर जो है सुपर पावर है कि डिवाइन है जिसने हर चीज़ को खलक किया है, और कोरिलस ल्यूनस और सोयरस जो है ये दोनों इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे। फिर लेमार्क्स ने एक थ्योरी दी जिसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इन्होंने ये थ्योरी किस चीज़ में दी थी बेटा? ये दी थी एक बुक जिसका नाम है फिलॉसफी ज़ोलॉजी की। इसका नाम जो है आपने जहन में रखना है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं बिकॉज मैंने जो एमसीक्यूज़ कुछ देखे थे उसमें नाम भी पूछा हुआ था इस बुक का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, इस थ्योरी में इन्होंने बोला क्या है कि क्या होता है, काफ़ी यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स के बारे में इसने बोला है कि जो चीज़ आप जो ऑर्गन जिसको आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वीक होते होते ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा ऑर्गन जो आप बहुत यूज़ कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, वो आगे हमारी नस्ल में जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे इसने क्या बोला था कि जिराफ की एग्जांपल दी थी कि उसकी जो हम बोलते हैं ना कि फ्रंट साइड इतनी लंबी होती है, गर्दन इतनी लंबी होती है। लेमार्क्स का कहना है कि उसकी गर्दन पहले क्या थी, इतनी छोटी सी थी। ठीक है, छोटी सी थी, और लेकिन उस टाइम पे कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई थी कि जो है घास घूस वो ख़त्म हो गई थी, और सिर्फ क्या बचा था, सिर्फ बचे थे ऊंचे पेड़। तो इसे जो है खाने के लिए इसने अपनी गर्दन को ज़्यादा यूज़ किया, तो इसके एंसेस्टर्स में ये चीज़ आ गई कि अब उनकी गर्दन लंबी हो गई है। ये लेमार्क्स का कहना था कि इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑर्गन्स को इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से कुछ जो हमारे ट्रेड्स हैं उनको अक्वायर कर देते हैं और वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में आ जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, तीसरी पॉइंट इसकी यही है कि जिस ऑर्गन को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है लेमार्क्स के जो हम ड्रॉबैक्स बोल दें या फिर ऑब्जेक्टिव्स बोल दें जो कि नहीं थे उसमें, वो कौन कौन से हैं? एक तो है डिजीज़। अच्छा, काफ़ी देखिए एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, एक माउस का जो है बार बार जो है
कुछ चीज़ उसकी काट रहा था, लेकिन उसकी 2-3 जनरेशन चली, उसमें से किसी में भी वो चीज़ नहीं आई। तो उसने जो है इसका इस थ्योरी की अपोजिशन की थी। दूसरा जो हमारे यहाँ सिस्टम होता है कि जो औरतें हैं वो ईयर्स में, नोज़ में जो ये होल्स करवाती हैं, तो अगर ऐसी ही चीज़ थी तो वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में क्यों नहीं आ रही। तो ये जो हैं कुछ क्वेश्चंस थे इसकी थ्योरी पर, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वेस्टमैन थ्योरी हमें क्या बोलती है कि इसने जो है बेसिकली लेमार्क्स की थ्योरी को क्या किया है, क्रिटिसाइज़ किया है। हमारी बॉडी में एक होते हैं सोमेटिक सेल्स, एक होते हैं जर्म सेल्स। ठीक है, सोमेटिक सेल्स यानी जो बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर के लिए जो सेल्स इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं सोमेटिक सेल्स। ठीक है जी, ये वाले सेल। और एक होते हैं जर्म सेल्स जिससे इनहेरिटेंस हमारी आती है, जिससे हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन आती है। तो जो भी चीज़ें हमारी एक्सीडेंट हो गया या फिर हम सोमेटिक सेल्स में जो चीज़ें चेंज कर रहे हैं ना, वो हमारी इनहेरिटेंस में नहीं आती। तो इसने यही चीज़ बताई थी कि सोमेटिक सेल्स में चेंज आने से हमारे जर्म सेल्स जो हैं वो चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं। ठीक है, इसकी यही जो है बस थ्योरी थी। उसके बाद ड्रोनिज़म की जो थ्योरी है, चार्ल्स ड्रोन ने, जो कि एक इंग्लैंड में रहते थे, उन्होंने कब दी ये थ्योरी बेटा? फरवरी 12, 1809 को। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या थे? एक बॉटनी की फैमिली से या बॉटनी से जो है वो फेमिलियर थे, और ये बेसिकली खुद जो हैं वो नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने जो है काफ़ी जगहों पर जो है वो पता नहीं कितने साल थे, लेकिन कुछ अरसा था जिसमें ये सिर्फ जो है अपनी रिसर्च के लिए वहाँ पर विज़िट करता रहा, और जो है डिफरेंट जो है अपनी रिसर्च के लिए चीज़ें लेता रहा, और 20 साल पूरा इसने ये रिसर्च की। उसके बाद इसने थ्योरी दिए, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ल्स ड्रोन ने थ्योरी कौन सी दी थी? वो थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा जी, इसकी थ्योरी बोलती क्या है? दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय चार्ल्स ड्रोन। ये उनकी पिक्चर भी है, ये है चार्ल्स ड्रोन, और ये इनके साथ हैं अल्फ्रेड रोजेल वेलेंस। अच्छा जी, नेचुरल सिलेक्शन ये भी थ्योरी में इनके साथ थे, तो काफ़ी दफ़ा इनका भी नाम आ जाता है, तो आपने इनका नाम भी लेना है। अच्छा, इन्होंने किस चीज़ में अपनी थ्योरी पब्लिश की थी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरली सिलेक्शन। इन्होंने क्या बोला था कि वही बंदा, वही लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो सरवाइव कर सकता है जो कि इन्वायरमेंट के लिहाज से फ़िट हो। अगर नहीं है तो उनकी नस्लें जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा जी, इसकी थ्योरी में दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन फॉलोइंग मेन पॉइंट्स। पहला पॉइंट था ओवर रिप्रोडक्शन। अब हर पॉपुलेशन में क्या होती है? अपनी टेंडेंसी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, हाउस फ्लाई, स्टार फिश, कॉड फिश एंड मेनी अदर मेरीन फिशेज हैव हाई प्रोडक्टिव रेट। यानी ओवर प्रोडक्शन जिनकी होती है ना, उनकी नस्लें जो है वो बहुत ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका जो है नंबर इंक्रीज़ ज़्यादा होता रहेगा। और ऑल द एग्स ऑफ इवन अ सिंगल स्पीशीज़ हैज़ हैच्ड एंड ब्रीड सक्सेसफुली फॉर मेनी जनरेशंस। ठीक है जी, तो जिसकी ओवर रिप्रोडक्शन होगी वो क्या होगा? काफ़ी जनरेशन्स तक वो कायम रहेगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब ओवर रिप्रोडक्शन पहली पॉइंट हो गई, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी अब बर्थ तो मिल गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन अब बर्थ के बाद हमारे पास क्या होते हैं? रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, फूड होना चाहिए जी। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल। हमें से मुराद जो बार बार मैं बोल रही हूँ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आप समझ लें। ठीक है जी, कि पॉपुलेशन को अगर सर्वाइव करना है तो उसे खाने पीने के लिए, रिसोर्सेज के लिए, रहने के लिए क्या चाहिए? उन्हें स्पेस चाहिए, उन्हें उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी कम होती हैं। अच्छा, उसके बाद है बेटा वेरिएशंस। मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन वेरी इन देयर फिजिकल, फंक्शनल एंड बिहेवियरल कैरेक्टर्स दैट आर एसेंशियल टू द नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस। वेरिएशन हम बोलते हैं चेंज को। वेरिएशंस मेक एडाप्टेशन टू द एनवायरनमेंट पॉसिबल एंड आर पास्ड
from one generation to a next generation. In Darwin's time, science of genetics was not yet disclosed, so he did not remain the cause of variations and their inheritance. अच्छा, जो ये मेंडल्स का लॉ आया था इनहेरिटेंस का, जब चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी दी थी तब उस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो अच्छे से बता नहीं पाया। लेकिन इसने ये क्या कहा कि वेरिएशंस जनरेशन बाय जनरेशन आती है, क्यों आती है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्योंकि उस टाइम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है बेटा, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो मेन पॉइंट है इस थ्योरी की। इसने क्या बोला है कि वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा, वही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पाएगा जो कि इस इन्वायरमेंट के लिए जिसमें वो रह रहा है वहाँ पर वो फिटेस्ट हो, वो स्ट्रगल कर सके उस चीज़ के लिए, तभी वो क्या करेगा, सर्वाइव कर पाएगा अपनी इन्वायरमेंट के लिए। फिर है नेचुरल सिलेक्शन, इंडिविजुअल विथ बेटर जीनोटाइप फिट मोर सुटेबल फॉर सर्वाइवल इन अ लोकल इन्वायरमेंट देन अदर्स। यानी वही जो चीज़ आ गई कि वही जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा वही क्या करेगा, लोकल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। द नेचर इज़ आल्सो सिलेक्टिंग दोज इंडिविजुअल टू सर्वाइव जनरेशन आफ्टर जनरेशन डेट हैव बेटर जीनोटाइप। ठीक है, जिसमें बेहतर सलाहियत है वही क्या करेगा, सर्वाइव कर पाएगा जनरेशन बाय जनरेशन। Better genes become more and more widely spread in the population, while inferior genes less adapted to the environment tends to eliminate easily in due course of time। क्या बोल रहा है कि जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो अच्छी चीज़ें आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, उसके लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएंगी, और वो ऑर्गेनिज्म जो कि सर्वाइव स्ट्रगल कर रहे हैं, एग्जिस्ट वही करेंगे, और उनकी ही आगे जो है नस्ल आएगी तो वो और ज़्यादा बेहतर होगी। इसका मतलब ये है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, अब इसकी जो छठी पॉइंट क्या है कि origin of species क्या है, the individual that succeed to survive in different condition may have different combination of variations. In such situations, the members of the same species living into different ecological area may have two different combination of variations। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है कि बेटा एक ही एंसिस्टर है एक चीज़ का, ठीक है, लेकिन वो अलग इन्वायरमेंट में रह रही हैं, तो उनका क्या हो जाएगा, उनका जो है ना, उनके ट्रेड्स जो है वो भी डिफरेंट हो जाएंगे उस इन्वायरमेंट के मुताबिक। वो अपने इन्वायरमेंट ठंडे इलाके में है तो उसके ट्रेड्स अलग होंगे, कोई जो है गर्म इलाके में तो उसका ट्रेड अलग होगा। एविडेंस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, अब एविडेंस क्या मिलते हैं, ड्रॉन रिप्रेजेंट मेनी एविडेंस फ्रॉम वेरियस बायोलॉजिस्ट फील्ड इन द सपोर्ट ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ कॉमन डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन। अच्छा जी, अब हम जो है वो बारी बारी पढ़ते जाएंगे कि इसने जो है कौन कौन से एवोल्यूशन के लिए एविडेंस दिए हैं। एविडेंस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी, अब इसका मतलब क्या है कि जो जब ये जिस शहर में जा रहा था, जिस कंट्री में जा रहा था, तो वहाँ पर जो मरे हुए जानवर थे उनकी क्या ले रहा था, ये पैलेंटोलॉजी बेसिकली बोलते हैं किसी के ढांचे को जो कि कहीं भी पड़े हों उनकी स्टडी करना, ठीक है। तो इसने वो जो है वो जमा किए थे। उस टाइम इसे एक बर्ड मिला था, आई डोंट नो यहाँ पर उसका नेम मेंशन है कि नहीं। अच्छा, उसे एक ऐसा बर्ड मिला था जिसके पास जो है वो रेप्टाइल वाली भी खासियतें थी और बर्ड वाली भी, एक ही में रेप्टाइल और बर्ड दोनों की एक ही में जो है वो खसूसियात थी। तो उसने क्या बोला कि अच्छा, तो ये जो है क्या दिखा रहा है कि इनके एंसिस्टर जो है वो सेम थे, यानी उस परिंदे के पास बर्ड लाइक और रेप्टाइल टाइप जो है दोनों खासियतें हैं। तो इससे क्या शो हो रहा है कि शायद आगे चलकर एक जो है रेप्टाइल बन गया, एक क्या बन गई, हमारे पास बर्ड्स बन गए, लेकिन उसके पास दोनों जो है वो खसूसियात मौजूद थी। एविडेंस फ्रॉम टेक्सोनॉमी से भी जो है इसने क्या है हमें काफ़ी क्या दिए हैं, एविडेंस दिए हैं। ये बेटा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़रूरी नहीं है। होमोलॉजी आप बस ये याद कर लें कि क्या होती है होमोलॉजी। बेटा उस चीज़ को बोलते हैं जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन चेंज हो। जैसे कि ह्यूमन के हैंड देखेंगे आप, वेल के मेमल में जो वेल है उसके आप फ्लेपर देखेंगे, या
बर्ड्स की जो विंग्स हैं उनको देखेंगे ना, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, सेम होती है। जैसे हमारा फ्यूमर है वैसे ही उनकी फ्यूमर होती है, जैसे हमारे 5 हाथ हैं उसमें पंजे में भी उनकी ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन क्या होता है, हमारा काम चेंज है। तो बेसिकली होमोलॉजी इसी चीज़ को बोलते हैं कि हमारे पास क्या हो, सेम जो है इंटरनल स्ट्रक्चर लेकिन डिफरेंट फंक्शन। एक और टर्म आ जाता है एनालॉजी। एनालॉजी में फिर क्या होता है कि हमारे पास फंक्शन सेम हो और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो, उसे एनालॉजी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई है, सॉरी, यहाँ पर आप देख लें। यहाँ आप ह्यूमन का हैंड देख रहे हैं, यहाँ केट का देख रहे हैं, यहाँ वेल का फ्लिपर देख रहे हैं, बेट। इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऊपर देखेंगे एक ही हड्डी है। फिर क्या है हमारे पास 2 हड्डियाँ ह्यूमन की इसमें हैंड में। ऐसे ही आप केट का देखें, वेल का देखें, बेट का देखें, आगे हमारा पंजा है उसमें 5 जो है फिंगर्स हैं। तो ऐसे ही इन जो बाकी 3 हैं उनके में भी ऐसे ही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली होमोलॉजीज। एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजेस, यानी ऐसे जो हमारे बोला जाता है कोकेक्स जो है एक टेल थी ह्यूमंस में, लेकिन वो और ये क्या है, वेजिनल ऑर्गन है, ये आपसे पूछ भी सकते हैं। तो वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है फिश, सिलेंडर, टोर्टोइस, चिक, रेबिट, ह्यूमन। तो इनमें पहले क्या था, पूछ थी और ह्यूमन तक आते आते टांगी हो गई। सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली वेजिनल ऑर्गन इज। एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, यानी जो है एम्ब्रियोलॉजी क्या बोलती है, कैसे एविडेंस रहती है। ड्रॉन क्वाइटेड डेट एट सम पॉइंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ नोटोकॉर्ड एंड पेयर्ड गिल पोचेस ऑन द साइड ऑफ देयर थोरेट। अब ड्रॉन क्या बोलता है कि जो भी वर्टिब्रेट्स हैं वो जब एम्ब्रियो स्टेज पर होते हैं तो उनके पास नोटोकॉर्ड एंड पाउच लाइक गिल्स होती हैं थोरेट में। इन फिशेज एंड एम्फीबियंस लार्वा दीज गिल्स पोचेस बिकम द फंक्शनल गिल्स। अब क्या बोल रहा है कि जब बात होती है फिशेज और एम्फीबियंस की तो वो फंक्शनल हो जाते हैं। इन ह्यूमंस द फर्स्ट पेयर ऑफ पोचेस बिकम द केविटी ऑफ मिडिल ईयर एंड, और क्या बोल रहा है कि इंसानों में वो क्या बन जाता है, मिडिल ईयर बन जाता है। और सेकंड बिकम टोसिल्स, टोसिल्स दूसरे से बन जाते हैं, तीसरे पेयर से थ्यूमस बन जाता है और चौथे पेयर से ह्यूमंस में बन जाता है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो थायरॉयड ग्लैंड के करीब होता है। खैर ये एविडेंस उसने दिए कहाँ से, एम्ब्रियोलॉजी से। फिर लास्ट में इसने बायोकेमिस्ट्री से जो है वो एग्जांपल दिए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इवोल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।